तो हरियाणा प्रसिद्ध उपन्यासकार दिनेश कौशिक नेरद का कहानी मुझे आवाज़ ना दो। आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सुन लिया था। आज है इसका 6th एपिसोड। एक हंसते हंसाते परिवार में मातम छा गया एक ऐसा मनहूस सन्नाटा रूप के चारों ओर, जिसमें वीरानी और उदासियों के सिवा कुछ भी तो नजर नहीं आता था। पत्नी की मौत के बाद रूप खामोश और मितभाषी हो गया। किसी से बात करने या बोलने को उसका मन ही नहीं करता। नौकर भी धीरे धीरे सब चले गए, सिवा बूढ़े रामू के, जो शुरू से ही रूप के साथ था। उस कोठी से अब शायद ही कभी खुशियों के कह कहे गूंजे, शायद ही कभी ठहाकों की आवाज़ें गूंजे। अपने आप को व्यस्त कर देना चाहा रूप ने अपने व्यवसाय में, और काफ़ी हद तक ऐसा ही हुआ ही। किंतु जो ही शाम का धुंधलका सा घिरने लगता, वह उदास हो जाता और मौसियों के गहरे काले साए को ही अपने चारों ओर फैले हुए पाता। अपने बोझिल और उदास मन को लिए अध्ययन कक्ष में बैठ सितारे के सहारे बदलाने फुसलाने की नाकाम कोशिश करता, किंतु अपने मन को यादों के बीते हुए बवंडर के सामने हर बार हारा हुआ ही पाता। रजनी, जो उसके जीवन का पर्याय ही तो बन गई थी, उसकी यादें और अतीत के धुंधले बिंब जहान और हृदय में कचुट के सिवा उसे कुछ भी तो नहीं दे पाते। सितार से हाथ तक जाते और रात का गहन अंधकार निस्तब्धता और सन्नाटे पर हावी होने लगता, तो रूप रामू को आवाज़ देकर लन में कुर्सी और मेज लगाने के लिए कहता। जो रात गहराती, मदिरा के घूंट उसके हलक में जाते रहते। शराब में डूबकर उसका गम, उसका दर्द कम होने की बजाय बढ़ ही जाता। सुबह होने पर रामू को वह लन में ही घास पर बड़ा बेसुध मिलता, तो मन दया और सहानुभूति से भर जाता। वह चुपचाप अपने बूढ़े कंधों के सहारे उठाकर उसे साइंस कक्ष तक पहुंचा देता। उसकी टीसों का उसे एहसास था, किंतु वह कर भी तो कुछ नहीं सकता। वह जानता था अपने साहेब की वह अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए उसकी जुदाई को इतनी जल्दी भूला नहीं पाएंगे। भावुक हृदय व्यक्ति इसी तरह ही टूटा करते हैं। रजनी और रूप कभी जब बाहर किसी पार्टी या उत्सव में जाने के लिए इकट्ठा निकालते, तो रामू बरबाले को मन ही मन सहारा करता, ऐसी सुंदर जोड़ी बनाने पर। किंतु समाज और प्रकृति का अटल नियम है कि जो है एक दिन उसे भूलना ही पड़ेगा। अब रूप को क्या कहा जाए। हर सोच, हर बात सिर्फ रजनी को यादें के साथ ही जुड़ी रहती है। अब तो सरस को जब इस जबरदस्त हादसे का पता चला, तो हतप्रभ हो तो रह गया। वह दौड़ा चलाया और सांत्वना और ढाढ़स के साथ काफ़ी सहारा दिया उसने रूप को ऐसे दिनों में। उसने रूप को जीवन में मर्म को समझाया। उसके शब्दों ने रूप के गहरे जख्म पर दबा के फोए का काम किया। समुद्र के शांत किंतु गहरे जल की भांति रूप गंभीर रूप से चुप रहने लगा। उसे विरक्ति सी हो गई संसार की प्रत्येक गतिविधि से। सरस जब से रूप के पास से आया है वापस, तभी से बड़ा परेशान और अशांत सा हो उठा है। अपने लेखन को भी सुचारू रूप से नहीं चला पाता, खास तौर से तब से जब से शिखा को उसने दोबारा देखा है। पहले समझा था कि उसने शादी कर ली है और तृप्ति उसकी ही लड़की है, किंतु
एक रोज जब तपन ने बताया कि तृप्ति भी उनके ही आश्रम से लाई हुई लड़की है तो कुछ समझ नहीं पाया वह शिखा के इस चक्कर को। पहले इतना प्यार, इतनी फिर झटके से अलग होना, क्या है ये? जीवन की डोर को मैं तपन के सहारे, वह तृप्ति के सहारे खींचे जा रहे हैं। बीच के अंतराल की दरारें जो क्यों तय है। तपन को लेकर क्या क्या सोचा था, किंतु ऐसी मानसिकता में जब भला मैं ही ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ तो उसके प्रति कर्तव्य की बात करना ही बेईमानी है। वह जब ये सब बातें सोचता तो खुद में ही अपने आप को अव्यवस्थित पाता। लड़ने के लिए हर बार साहस जुटाता, फिर एक मुड़कर देखता तो अपने आप को वही का वही खड़े पाता। परिवार से विद्रोह कर निकल आया था अपनी जिद या ईगो को लिए। जीवन संघर्ष में अपनी योग्यता परखने के लिए कितने ही ममतामयी स्नेहयुक्त पत्र आए घर से, मम्मी डैडी के, किंतु फिर भी वह वापस नहीं लौटा। जब भी फुर्सत में उसे कुछ सोचने का अवसर मिलता वह चिंता में डूबे अपनी एक एक पल को घुटते तड़पते हुए ही देखता। कैसी अजीब विडंबना थी जो उसके अपने ही सोच और विचारधारा उसके सोचे हुए ध्येय के रास्ते में दीवार लगाकर खड़ी ही आती। हर बार शिखा क्यों उसे आज भी अदृश्य रूप से खींचे जा रहा हूँ अपनी तरफ। ओ अध्याय अब मेरे लिए खत्म हो चुका है। मर गई वह शिखा जो हृदय की धड़कन और ध्येय की प्रेरणा थी कभी। पता नहीं क्यों तपन भी शिखा और तृप्ति को इतना चाहने लगा। नहीं, अब कल से उसे शिखा के घर की तरफ रुख भी नहीं करने दूंगा। प्रकाशकों से भी बार बार शरण पत्र आ रहे हैं, किंतु वह है कि कुछ भी तो नहीं कर पा रहा है। सारा समय अपने सपने से ही लड़ने जूझने में बीत जाता है। क्या जिंदगी में सुकून भी मिल सकेगा मुझे कभी? क्या मेरी तन्हाइयाँ, मेरी मायूसियाँ मुझ पर इतनी हावी हो गई है कि उनके सामने मेरी व्यक्तित्व कमजोर, कायर और दब्बू बनकर ख़त्म हो गया? बस इसी तरह के हजारों विचार सरस के दिमाग में आते रहते, परेशान किए रहते। शिखा जब जब सरस को देखती मन सहानुभूति और दया से उमड़ पड़ना चाहता। सरस के जीवन की तमाम वीरानियों के लिए किसी हद तक वह अपने आप को ही जिम्मेदार महसूस करती। काश उसे समझ पाता सरस। फिर भी कहीं ना कहीं आज तक सरस उसकी जिंदगी की अंदरूनी गहराइयों में फांस की तरह ही धंसा हुआ है। सोचा था शायद मेरे दूर जाने से सरस जिंदगी को अपनी ढंग से जी सकेगा। मेरी दूरी उसे कुछ दिन तो जरूर खलेगी, किंतु समय का चक्र उसे जिंदगी से लड़ना सिखा देगा। किंतु जो सोचा था हुआ उसके बिल्कुल उलट ही। क्या था सरस और अब क्या है सरस? क्या उसकी दूरी वह बर्दाश्त नहीं कर पाया? क्या हो गया है उसे? क्या सरस के दिल में अब भी कोई स्थान होगा मेरे लिए? नहीं, शायद नहीं। अब तो न उसमें जीवन के प्रति कोई उत्साह है ना ललक, बस है तो गंभीरता और पलायनवादिता। ना उसे अपने कपड़ों का ही ध्यान रख रहता है, ना खाने पीने का, और ना ही अपने
रख रखाव का। अक्सर अपने फ्लैट की बालकनी में वह उसे कुर्सी पर ही शाम को बैठा दिखता है। दूर नज़र जमाए जहाँ शायद ज़मीं और आसमां मिलते हैं। जो जो शाम ढलती है और रात का आगमन चुपके से संध्या को दबोच लेता है। एक मध्यम सा बल्ब जल उठता बालकनी में और फिर शराब की बोतल और गिलास की खनखनाहट भरी सुनाई देती है। वह शिखा ये सब दृश्य अक्सर देर रात्रि तक देखती। क्यों ख़त्म कर रहा है वह अपने आप को? क्या जिंदगी की हसरतें ख़त्म कर दी उसने? क्या ये मंसूबे, ये उम्मीदें, ये आकांक्षाएं यूं ही थी जो कभी सरस ने अपने जीवन के लिए समझी थी? उसे करना ही होगा सरस के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। उसे गौरवमय प्यार के लिए कुछ जरूर, जिसे ये खुद ही सरस के लिए छोड़ आई थी।